मैकेनिक्स में दो पोर्शन में पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। और काइनेमेटिक्स में अभी फिलहाल के लिए 2 चैप्टर, आगे फिर आएगा, धीरे धीरे आएगा। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। और डायनेमिक्स में बहुत सारे चैप्टर है। डायनेमिक्स में तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, कॉलिजन है, सेंटर ऑफ मास है, सब बहुत सारे चैप्टर आएगा। रोटेशन है, फ्लूइड है, सॉलिड है, इलास्टिसिटी है, सब आएगा उसी में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। यहाँ से शुरू करेंगे। किन्हीं को लिखना होगा साथ साथ में कैरी करना, किन्हीं को अगर नोट करना होगा साथ में कैरी करना, क्योंकि आगे हम स्लाइड करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलो अब हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन शुरू करते हैं। बेसिक पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D, शॉर्ट में 1D बोला जाता है। मोशन इन 1D में ये चैप्टर नंबर 1 है मैकेनिक्स का। इसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल, सबसे पहला डिस्कशन होगा। तो पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल, पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल। अच्छा, पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है x बराबर ft, y बराबर ft और z बराबर जो होगा ft। ऐसा पोजीशन को दिखाना चाहिए। पोजीशन को, ये पोजीशन है। अच्छा, पोजीशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रेफरेंस पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कोऑर्डिनेट जैसा। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे जो है डिस्कशन होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ जो है सेकेंड टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस को एस बोलेंगे हम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको डी बोलेंगे। अच्छा, डिस्टेंस जो होता, सुनना, डिस्टेंस जो है उसको एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट डी होता शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन, फाइनल लोकेशन, बस यही है। डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। दोनों का यूनिट जो होता है मीटर में होता है, मेजर इन मीटर, इसको मीटर में मेजर किया जाता है दोनों को। और एक चीज याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से। हाँ, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। अच्छा, एक केस में इक्वल टू हो सकता है, किस केस में इक्वल टू होगा कोई बताएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन और एक ही डायरेक्शन में जाना, रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल हुआ तो वहां डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। एक डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो ये कंडीशन तो जानता होगा।
तो यहां से डिस्टेंस बाय सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस हमेशा लेस देन 1 होता है, ये तो जानता होगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में खाली सवाल बनाना है। अब इतना कॉन्सेप्ट लिख लेने के बाद अब क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अब देखता हूँ क्वेश्चन करवाता हूँ, हम तरह तरह का क्वेश्चन करवाएंगे और आगे बढ़ते चला जाएंगे हम। लिखो इन द डायग्राम शोन, in the diagram shown find the distance and displacement, find the distance and displacement, find the distance and displacement। अच्छा इसमें याद रखना ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, बी हमारा एंडिंग पॉइंट, बस ये याद रखना। ये हमारा ए जो होगा स्टार्टिंग होगा और बी जो होगा स्टॉपेज पॉइंट होगा। स्टॉपेज मतलब जहां रुक रहा है। और थोड़ा मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद करो, ठीक है। मेंसुरेशन का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, सर्कल ये सब यूज होगा। पहला क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। सर पार्टिकल जो है ये सेंटर ऑफ पार्टिकल जो है ए से शुरू किया अब बी में जाकर के रुक गया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा सरकमफेरेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0। ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, बी हमारा स्टॉपेज पॉइंट, तो डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफेरेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है, यहां से चलना शुरू किया, बी में जाकर के रुक गया और इसका सेंटर सी है, रेडियस आपका आर होगा, इसका रेडियस जो है आर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा हाफ सरकमफेरेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से बी का दूरी, ए से बी का दूरी हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा 2r हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन जो है इनिशियल टू फाइनल मतलब ए से बी हो जाएगा। चलो अगर मान लो क्वार्टर सर्कल रहा है, ये तो सेमी सर्कल है, अगर सर तीसरा नंबर है क्वार्टर सर्कल रहा इस टाइप का, क्वार्टर सर्कल रहा इस टाइप का, ये आर आ रहा है और ए से शुरू किया और बी में जाकर के स्टॉपेज हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पाई आर बाई 2, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1/4 ऑफ टोटल सरकमफेरेंस। इसको कैंसल करूंगे तो पाई आर बाई 2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा √2r आ जाएगा इनिशियल टू फाइनल। यहाँ थोड़ा पाइथागोरस लगाना पड़ता, यहाँ पाइथागोरस आप लगाओगे तो ऐसा पाइथागोरस r प्लस आर जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2 इंटू आर हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर सर तीसरा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर मान लो 3/4 ऑफ क्वाड्रेंट रहा, ऐसा 3/4 ऑफ क्वाड्रेंट रहा, ऐसा ए से शुरू किया, ऐसा ऐसा चलना शुरू किया और बी में जाकर के रुक गया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 3/4 ऑफ टोटल सरकमफेरेंस, ये कैंसल होकर के डिस्टेंस हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2 आएगा क्या, और डिस्प्लेसमेंट √2r आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो जाएगा और ये हो जाएगा √2 इंटू आर हो जाएगा। चलो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग दे दिए, एक आर्क वाला क्वेश्चन बना लेता हूँ। चलो एक देखता हूँ आर्क वाला क्वेश्चन बना पाता है कि नहीं। सर मान लो एक क्वेश्चन 5वां नंबर है कि एक ये कोई आर्क है,
यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया और यहाँ जा कर के रुक गया। और यहाँ ये जो मैं बना रहा हूँ ये तुम्हारा ऐसा है, और ये बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है, रेडियस RR है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल A टू B जा रहा, आर्क वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? और डिस्प्लेसमेंट R बराबर है। गुड। देखो एक्चुअली में ये बनेगा कैसे सर? ये थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री, या लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। तो ये आर्क लेंथ जो होता वो एस है, आर्क लेंथ जो होता वो सेंट्रल रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल होता, आर थीटा, रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा R इंटू π/3, तो πr/3 आंसर जो है डिस्टेंस जो होगा πr/3। और सर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो R के बराबर, एकदम R होगा ही। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, कौन सा? इक्विलेटरल बन जाएगा। इसको यहां से यहां मिला दो, ये 60 डिग्री, ये RR, तो ये भी 60 डिग्री आएगा। आप निकालोगे तो ये भी 60 डिग्री आएगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये तो इक्विलेटरल है, ये इक्विलेटरल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? R के बराबर आ जाएगा। तो ये आंसर है, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन लिखो, थोड़ा लिखना पड़ेगा की पॉइंट जैसा। ठीक है ना? अगर 120 डिग्री रहा तब कैसे बनाएंगे? बनाओ तो 120 वाला। अगर 120 डिग्री रहा तो, मैंने प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अगर 120 डिग्री रहा तो टू πr बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर तो एकदम ही नहीं होगा। आर कहां से होगा? ये आर से ज्यादा है, 120 डिग्री है। टू आर भी नहीं आना चाहिए। 3r/, हाँ सही है, आंसर करेक्ट है। गुड। अच्छा, थीटा 120 के मतलब समझते हो? इसको 2π/3 लिखा जाता, तो डिस्टेंस क्या होगा? R इंटू थीटा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr/3, ये बराबर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। जैसे कैसे निकाला जाता है समझो, कैसे हम निकालते समझो। यहां से इसको मिला दो, ऐसा मिलाओ, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इसको x पकड़ो, इसको x पकड़ो, ये R है, ये एंगल को ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा ही। तो थोड़ा सा समझा जाए कि ये राइट एंगल है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और ये है, तो इसका अपोजिट जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर साइन आता है, तो क्या आएगा? साइन, तो x बराबर हो जाएगा R साइन 60 डिग्री, बराबर है। तो मेरे को तो 2x चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, पहले x ही निकाल लो ना, तो ये हो जाएगा, जानते हो, √3/2। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 2x चाहिए, तो आंसर आ जाएगा √3r आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है,
ये बराबर आंसर है, √3 इंटू आर आ जाएगा। ये बराबर आंसर है, √3 इंटू आर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा √3 इंटू आर हो जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, बेसिक बेसिक सवाल है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तुम ट्रायंगल बाहर निकालो सीधे, तब समझ में आएगा। या अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो डायग्राम अभी हम चेंज कर देता हूँ। रुको, डायग्राम ही चेंज कर देता हूँ। देखो कैसे डायग्राम, डायग्राम जो है ऐसा तुम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाओगे? ऐसा डायग्राम बनाओ। ऐसा क्या करो, डायग्राम को तुम ऐसा बना दो, ठीक है? और इसको यहाँ मिला दो। ये डिस्प्लेसमेंट बराबर, यहाँ से इसको मिला दो। ये एक्स पकड़ो, ये एक्स पकड़ो, बराबर। ये आर, ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब तुमको दिख जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम ऐसा देखने में प्रॉब्लम जा रहा था, अगर ऐसा बना दिया तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या दिक्कत हुआ डायग्राम से? रुको, ये ए है, ये बी है। सुनो बढ़िया से, सीधे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? ये तुम्हारा थीटा, ये आर है। तो थीटा के सामने वाला कॉस और इधर वाला साइन, ठीक तो है? ये डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। आया दिक्कत है? नहीं। चलो अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। अगला क्वेश्चन लिखवाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखवाएंगे। लिखना पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। Particles moves in a circular path with constant speed. With constant speed. In 20 minutes. In क्या मतलब 20 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। क्वेश्चन को समझना बढ़िया से। एक चक्कर लगाने में कितना मिनट? तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 90 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 90 मिनट। और रेडियस आर है, रेडियस आपका आर दिया हुआ है। ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है। क्वेश्चन है सेंटर सी, रेडियस आर 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 आर। ए स्टार्टिंग है, बी नहीं मालूम, बी कहाँ जाएगा नहीं मालूम। स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कहाँ है? तुमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोले हैं। इन 90 मिनट, एक चक्कर लगाने में 20 मिनट, तो 90 मिनट में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करेगा? डिस्टेंस पायर, 9 पायर, 9 पायर। 4 बार घूमेगा। अरे एक बार घूमने में कितना टाइम? 20 मिनट। तो 2 बार घूमने में, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार, फिर सेमी सर्कल में आएगा। ये बाबा इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दूं? एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया। ये 4 चक्कर कंप्लीट किया और एक और चक्कर लगाएगा इधर वाला हाफ, और यहां जाकर के रुक जाएगा। ये कंप्लीट डायग्राम है। 4 बार कंप्लीट घूमेगा और एक बार ऊपर जाकर के यहां जाकर के रुक जाएगा। तो डिस्टेंस जो होगा 4 बार घूमा और आधा सरकमफेरेंस, तो 8 पाई आर प्लस पाई आर,
तो कितना हो जाएगा 9 पाई आर हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 पाई आर प्लस आधा सरकमफेरेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा 9 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। गुड। यही आंसर है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या 2 आर। चलो अब तो कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कोऑर्डिनेट वाला। थोड़ा हम लोग यहाँ वेक्टर अलजेब्रा का यूज करूंगा, बट वैसा नहीं, बेसिक वेक्टर अलजेब्रा यूज होगा। चलो अब थोड़ा हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अब अलग टाइप का क्या है सुन लो बढ़िया से। एक क्वेश्चन मेरे को करने देना, पाइथागोरस मत लगाना। पाइथागोरस लगाया तो गया। आई जे में बनाना, आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद खुद बनाना। एक क्वेश्चन मेरे को बनाने देना, उसके बाद खुद से बनाना शुरू करना। पार्टिकल जहां से स्टार्ट करेगा उसको रेफरेंस मान लेना। बढ़िया है, यहां से स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल पहले इधर गया और सडनली टर्न करेगा। इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश में तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, इतना मीटर ड्यू वेस्ट, इतना मीटर ड्यू नॉर्थ, इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वो हम बोल नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ। आप जो है ईस्ट वेस्ट किधरों मान लेना, चल जाएगा, दिक्कत नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ होता ही नहीं है। बोलता है कि सर ईस्ट तो इधर माना जाता है, अरे भाई कुछ भी मान, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सेम आंसर आएगा। तो ये 4 मीटर इधर गया, ए के पास पहुंचा, फिर सडनली 90 डिग्री से टर्न किया, 3 मीटर इधर गया और यहां जाकर के रुक गया। तो डिस्टेंस तो पूछेंगे भी नहीं डिस्टेंस तो पूछेंगे भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे हम। तो यहां तो तुम लोग पाइथागोरस लगाया होगा, वही तो पाइथागोरस नहीं लगाना है, पाइथागोरस लगाया होगा डिस्प्लेसमेंट कि सर ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 यूनिट। बट ये आया कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट को सुनो, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं आई जे के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, ट्राइंगल लॉ जानते हो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। हमको ओ से बी जाना है, तो यहां से दिस प्लस दिस, एक्स की तरफ आई, वाई की तरफ जे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आई कैप, प्लस हो जाएगा 3 इंटू जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड निकालने आता होगा, अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर और ये जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब सॉल्व करोगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। मैं एक ही तो बता ही रहा हूं मैं कहाँ बोला चेंज, मैं सेम ही बता रहा हूं, बट तुमको अप्लाई करना है वेक्टर वाला, क्योंकि पाइथागोरस लगाया तो गया, पाइथागोरस सब में नहीं जमेगा। अभी देखना, अभी क्वेश्चन मॉडिफाई करता हूं, तुम्हारे लाइक क्वेश्चन अभी दूंगा। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, रेडी रहो। ये एक्स है, ये वाई है। मैकेनिक्स में रेडी रहना बस, दिक्कत यही है कि मैकेनिक्स में रेडी नहीं रहा वो पीछे चला जाता। मैकेनिक्स में क्वेश्चन का कमी नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन, ए से ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से सी गया। ये 3 मीटर, ये तुम्हारा 4 मीटर और ये 7 मीटर। तो तुम्हारा ए हमारा ओ स्टार्टिंग है और सी एंडिंग पॉइंट है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, पाइथागोरस लगाना भी मत, पाइथागोरस लगेगा भी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
100 प्लस 16, अरे भाई 3i प्लस 7i 10i प्लस 4j, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 100 प्लस 16 116 होगा। 1 नहीं लिखे, वही तो आंसर गलत आ गया। देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगा आई जे में एक्सप्रेस करो, गड़बड़ नहीं करो बाबा। यहां देखो, यहां हो जाएगा 3i कैप बराबर 4j कैप, और इधर जो है 7i कैप, तो 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10i कैप प्लस 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इतना आंसर आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा 11, 3 5 11, 11 जो है बी से सी है पूरा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आ गया। क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट को हम आई जे के फॉर्म में लिख सकता हूं? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 माइनस i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 11 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 8i कैप प्लस 5j कैप। तो 64 प्लस 25 कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 64 प्लस 25 मीन्स अंडर रूट 89 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। एक और ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन लगाएंगे ऐसा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, ये एक्स और ये वाई है, ये ओरिजिन है। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई पार्टिकल जो है इस रास्ते से गया, ग्राफ नहीं है, ये रास्ते है, ठीक है। 10 मीटर गया, एंगल 53 डिग्री, वाह एंगल भी अच्छा दिए। फिर ए के पास पहुंचा, फिर इधर गया 4 मीटर, फिर नीचे गया से 12 मीटर नीचे गया और पहुंच गया सी के पास। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ट्रायंगल बना दे रहा हूं ना, लो यहां ट्रायंगल बना दे रहा हूं सीधे 53 डिग्री का। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। ये देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल भी बना दिया मैंने। बोलो 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 बोलो। अंडर रूट 244,
10√5, 10√5 नहीं, गलत है। तो √116 ये बराबर आ रहा है। देखता हूँ, तभी चेक कर देता हूँ मैं। देखो क्या है ऐसे, सुन लो, सुनो 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 क्या है ऐसे, मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। देखो थोड़ा, पहला बात डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं होगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट है पॉलीगॉन लॉ, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है ओ ए वेक्टर, ये इसी में प्रॉब्लम है, प्लस उसमें 4i कैप ये बराबर है, और ये हो जाएगा 12 इंटू माइनस जे कैप, ये भी सही है। 116 आ रहा है ना। प्रॉब्लम है ओए वेक्टर को, प्रॉब्लम है ओए वेक्टर को, बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट लेना आता, कंपोनेंट लेने आता होगा, बेसिक बेसिक। देखो इधर, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर हमारा 10 cos 53 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 sin 53 डिग्री। ये होगा ऐसा। नहीं नहीं, माइनस काहे करेंगे, प्लस करेंगे, यहां से यहां जाना है तो इधर आई इधर जे। हाँ ये तो माइनस की तरफ जा रहा है ना, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, माइनस, ऊपर लब प्लस नीचे माइनस, वही आंसर है। देखो ओए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ओए वेक्टर को लिखेंगे 10 cos 53 मतलब 3/5 इंटू आई कैप, प्लस ये हो जाएगा 10 साइन तो 4/5 इंटू जे कैप, और ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 12 जे कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 6i कैप, और ये हो जाएगा 8 जे कैप, और ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 12 जे कैप। तो कितना हो जाएगा 10i कैप और माइनस 4 जे कैप, तो आ जाएगा 116। वन 116, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। प्रॉब्लम था वो क्वाड्रेंट वाला, और क्वाड्रेंट वाला में दिक्कत जाएगा भी। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ओ ए वेक्टर को लिख दिया 10 cos हो जाएगा 3/5 इंटू आई कैप, इधर आई है इधर जे है, 4/5 इंटू जे कैप, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 8 जे कैप, बराबर लिखा हूं ओ ए वेक्टर को। चलो इस टाइप का क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, आगे लिखेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड। आगे का हेडिंग कीजिएगा स्पीड एंड एवरेज स्पीड। आगे हेडिंग करना स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इसका कैलकुलेशन बहुत करवा दिए हैं, टॉपिक वाइज आगे पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन में आ जाएंगे। चलो आगे आ जाओ, क्या लिखवाया था बताओ तो एक बार। ओ स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड को याद रखना भी एवरेज या ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एक ही चीज है। चलो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला स्पीड। अच्छा, स्पीड जानते हो डिस्टेंस बाय टाइम होता, स्पीड तो सिंपल जानता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता। ये जानते हैं मीटर पर सेकेंड होता, यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर क्या होगा पर सेकेंड, इसमें ज़्यादा बात ही नहीं करना। हम लोग को क्वेश्चन एनटीए जो है ना,
एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन में क्वेश्चन आता ही है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है जे में भी और यहाँ भी आएगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा करता है। तो सर एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हो, सवाल है कि एवरेज स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंस है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जिसको लिखना होगा धीरे धीरे लिखते रहना, समझते रहना, ठीक है। आगे स्लाइड कर दूंगा मैं। तो एवरेज स्पीड जो होगा उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा देखो इसमें क्या है कि मैंने डायग्राम से समझाऊंगा। मान लो सर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। मान लो यहाँ ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। मान लो ये डिस्टेंस S1 कवर किया, ये डिस्टेंस S2 कवर किया, ये डिस्टेंस मान लो S3 कवर किया, ऐसा। तो एवरेज स्पीड जो होगा ये एबीसी क्या स्टॉपेज पॉइंट है। जैसे देखता है गाड़ी चलती है तो स्टॉपेज में रुकता है ना, यहाँ गाड़ी। बट यहाँ एक चीज याद रखना बेटा, स्पीड कांस्टेंट पढ़ा रहा हूँ, अभी एक्सीलरेटेड मोशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। आगे जाकर के कैटेगरी बांटेंगे, अभी हम जस्ट आगे बांटूंगा मैं। अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 आगे बढ़ेगा भाई टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा इसका क्या स्पेशल केस है, इसका भी क्या है स्पेशल केसेस है। अब स्पेशल केस में क्या है समझो। अब इसका स्पेशल केसेस में पहला केस ये है, डायग्राम से समझाएंगे। पहला केस ये है कि A से B गया और B से C गया विथ डिफरेंट स्पीड इन इक्वल डिस्टेंस कवर, विथ डिफरेंट स्पीड इक्वल डिस्टेंस कवर। सर A से B गया कांस्टेंट स्पीड V1 से और B से C गया कांस्टेंट स्पीड V2 से। A से B गया कांस्टेंट स्पीड V1 से और B से C गया कांस्टेंट स्पीड। और सर ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस हमारा बराबर है। तो कहता है कि होल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S प्लस एस बाई T1 प्लस T2। तो यहाँ क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड जो होगा हो जाएगा 2s और T1 को लिखेंगे डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम को लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। और यहाँ क्या लिखेंगे s बाय स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है। तो s से s कट जाएगा, s से s हमारा कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सर एवरेज स्पीड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/v1 प्लस 1/v2। ये कुछ फॉर्मेट जैसा नहीं लग रहा? हाँ जी फॉर्मेट लग रहा। अगर 3 के लिए रहेगा 3 तक जाएगा, 4 के लिए रहेगा 4 तक जाएगा, n रहेगा n तक। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को n तक लिखना रहा तो क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ ठीक है ना। अच्छा अगर इसको एलसीएम लोगे, मैं अभी अगर बेटा इसको एलसीएम लोगे तो तुमको मालूम होगा 2v1v2 बाई, ये फॉर्मूला याद है क्या? अगर इसको एलसीएम लोगे तो यही आएगा। जी हाँ आएगा, लिखो। अच्छा एक और केस लेंगे जो इक्वल टाइम वाला लेंगे। पहले टाइम वाला जनरेट करने दो, ये हो गया था लिखा हुआ।
अच्छा, दूसरा केस है हमारा कि सर यहाँ से ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से यहाँ कांस्टेंट स्पीड v1 है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट स्पीड क्या है, v2 है। और डिस्टेंस तो जानते हो s1 s2 है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। तो यहाँ जो है s1 को क्या लिखेंगे, v1 t1 स्पीड इनटू टाइम, और s2 को क्या लिखेंगे, v2 t2 बाई t1 प्लस t2। अगर टाइम इक्वल कर दिया, इक्वल टाइम में जर्नी कर रहा है, स्टॉपेज में इक्वल टाइम लगा रहा है, तो अगर t1 t2 को मैंने बराबर कर दिया तब क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। तो t कॉमन निकाल दो, v1 प्लस v2, और यहाँ t प्लस टी क्या हो जाएगा, 2t, t से t गया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, कोई नया फार्मूला नहीं है, खाली इम्पोज कर रहा हूं। चलो, मोशन को मैंने कैसे कैसे कैटेगरी में बांटा हूं वो मैं बताऊंगा, उसके बाद जंप देखो पोर्शन में कैसे जाता है। उससे पहले पोर्शन मालूम होना चाहिए, कहाँ का पोर्शन का क्वेश्चन है, कैसे कैसे आता है इसे। देखो, मैंने मोशन को ऐसे बांट करके मैं समझता हूं, देख लेना। मोशन को मैंने दो कैटेगरी में बांटा। पहला यूनिफॉर्म मोशन, जो बचपन क्लास में पढ़ते आते थे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक्सीलरेशन जीरो, ये जो हम लोग पढ़ते आ रहा हूं, यही तो चीज है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो ये चीज है, ये चीज अभी मैंने पढ़ाया। अभी तक एक्सीलरेशन है ही नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है। अभी तक जो भी लेक्चर लिया ये पढ़ा रहा था अभी, ठीक है। अब जो मैंने पढ़ाने जा रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसमें भी कांस्टेंट नहीं होगा, भी कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी मैंने दो कैटेगरी में बांटा। अब बोलोगे सर कैसे कैसे आप बांट देते हो, तो इसको भी मैंने दो कैटेगरी में बांटा। ऐसे ऐसे मैंने बांटा हूं। पहला कैटेगरी को बोलता हूं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलता हूं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब एक कांस्टेंट नहीं होगा, एक कांस्टेंट, इसमें बिना कैलकुलस का जमेगा ही नहीं पोर्शन। तो मैं कैलकुलस आना चाहिए, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, बेसिक आना चाहिए। इसमें ये जो अभी मैंने पोर्शन लिखा ना लास्ट वाला, इसमें बिना कैलकुलस का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अच्छा, एक पोर्शन है जो फॉर्मूला में जम जाता, उस पोर्शन का नाम क्या है मालूम है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। किताब में लिखा हुआ रहता है। यहां जो है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ये फॉर्मूला में जम जाएगा। तो अब पूरा काइनेमेटिक्स को मैंने ऐसे डिजाइन करके पढ़ता हूं और ऐसे डिजाइन करके याद रखता हूं। अगर ऐसे याद रह पाएगा तो बेटर है। ये याद रखिएगा, मोशन को ऐसे डिजाइन किया जाता है। इसी वे मैं पढ़ाऊंगा आगे। मोशन को मैंने ऐसे डिजाइन किया हूं। तो मोशन को दो टाइप में डिजाइन करता हूं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ये तो मैंने पढ़ करके आया हूँ, पहले से पढ़ाया जाता है।
कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ये सब जानते हैं ना, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। अभी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ता हूँ, जहाँ भी कांस्टेंट नहीं होता, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। इसका भी दो कैटेगरी, एक तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। इसमें कैलकुलस लगेगा, उसमें फॉर्मूला जम जाएगा। क्या फॉर्मूला जानते हो? v बराबर u प्लस ए टी। इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। ठीक है ना? इसमें फॉर्मूला जम जाएगा, इसमें कैलकुलस जमना चाहिए। चलो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा हो करके, अभी जो मैंने पढ़ा रहा था ये पढ़ा रहा था। अब जो है यहाँ जंप करने से पहले मैं इसमें आता हूँ, उसके बाद उसमें जाता हूँ। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में जंप करेंगे। अब थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होना शुरू हो जाएगा। अब हेडिंग करना वो वाला, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन लिख लियो। चलो हाँ, चलो एक्सीलरेशन यहां कांस्टेंट होगा ही नहीं। अब यहां समझो क्या है, सर बढ़िया समझना बारीकी से। ये मान लो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको एक्स डायरेक्शन पकड़ लो, जहां से शुरू करेगा उसको रेफरेंस पकड़ लेना। क्या पकड़ोगे? रेफरेंस पकड़ लेना, ओरिजिन पकड़ लेना। और जहां से शुरू करेगा उसको t बराबर 0 पकड़ लेना, 0। और अगर कुछ नहीं दिया था जीरो मानना, और कुछ दे दिया तो उसको रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है? पार्टिकल किधरों चले हमें कोई फर्क नहीं है, इधर चले उसे कोई लेना देना नहीं, मालूम ही नहीं रहता है किधर चल रहा है। पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है नहीं मालूम। मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम में पार्टिकल यहां पहुंचा, इसका पोजीशन x हो गया जो t का फंक्शन में, या x को तुम s भी बोल सकते हो, चलेगा, एक ही चीज है। यहां हम लोग तरह तरह का चीजों को डिफाइन करेंगे। पहला एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो दोनों एक ही चीज है, 1D है। 1D में वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो दोनों सेम थिंग है। पहला बात होगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मीन्स एवरेज वेलोसिटी को लिख सकता हूं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। t1 टाइम में x1 पोजीशन, t2 टाइम में x2 पोजीशन, डिफरेंस ले लो आंसर आ जाएगा। और ये कम्स ऑन मीटर पर सेकेंड आएगा। सर दूसरा हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर इतना बड़ा नाम नहीं लेना, सिंपल वेलोसिटी बोलो, एक ही चीज है। इंस्टेंटेनियस ना भी बोलेंगे तो सिंपल वेलोसिटी ही है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू। किसका? एवरेज का लिमिटिंग वैल्यू। एवरेज का लिमिटिंग वैल्यू को बोला जाता है। अच्छा, इसी को मैथ्स में dx बाई dt बोलते हैं। इसी को मैथ्स में dx बाई dt बोला जाता है। कम्स ऑन मीटर पर सेकेंड, कम्स ऑन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, x बोलो या s बोलो, एक ही चीज है। ठीक है ना? चलो आगे हम लोग बातें करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। किसके बारे में?
एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। देखो पहला एवरेज एक्सीलरेशन ये होता है डेल्टा v बाई वी, डेल्टा टी। अच्छा एवरेज एक्सीलरेशन होता है v2 माइनस वी वन बाई T2 माइनस T1। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो जानते ही हो यूनिट है। T1 टाइम में v1, T2 टाइम में v2। एक होता है इंस्टेंटेनियस, क्या कौन सा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एवरेज का लिमिटिंग वैल्यू को ही इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। तो इसको आप जानते हो कि dv बाई dt बोलते हैं, क्या बोलते हैं? dv बाई dt। यहां तक लिखो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो एक्सीलरेशन का दो टाइप का डेफिनेशन हम बोलते हैं, पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन, उसको भी समझना जरूरी है। अच्छा देखो सुनो, अच्छा एक्सीलरेशन को ऐसा भी लिखा हुआ कभी मिलेगा, वेलोसिटी को लिखेंगे dx बाई dt। अच्छा ये हमारा डबल डेरिवेटिव है, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ये डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है, ये वेलोसिटी है। अच्छा देखो हम लोग एक मिनट रुको, एक्सीलरेशन का पहला डेफिनेशन, इसको याद रखना बेटा, पहला डेफिनेशन हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। ये फर्स्ट डेफिनेशन है एक्सीलरेशन का। और एक्सीलरेशन का जो दूसरा डेफिनेशन है वो बहुत खतरनाक है, बहुत यूज करते हैं। ए बराबर तुम लोग जानते हो dv बाई dt, यहां चेन रूल लगाओ, तो dv बाई dx इंटू dx बाई dt, मैंने चेन रूल लगा रहा हूं, थोड़ा सा चेन रूल लगा रहा हूं। अच्छा ये जानते हो कि ये dv बाई dx हो जाएगा और dx बाई dt को वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन का दूसरा डेफिनेशन बहुत बार यूज करेंगे, हर जगह यूज होता है। तो a बराबर v dv बाई dx बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन का सेकेंड डेफिनेशन, बहुत यूजफुल है। ये यहां तक लिख लो, फिर फॉर्मूला का एक जगह फॉर्मूला लिख करके मैंने क्वेश्चन में जम करूंगा। अरे फार्मूला मैं एक जगह लिखता हूँ, सारा फार्मूला मैं एक जगह लिखता हूँ, सब मार्क किए जा रहे हैं। मार्क नहीं करना है, मैंने फार्मूला एक जगह हर टॉपिक में लिखूंगा। चलो आ जाओ फार्मूला चार्ट में, फार्मूले एक जगह मैं एक ही जगह लिख देता हूँ, मार्क नहीं करना है। पहला फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाई डेल्टा टी, या इसको x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1 बोलते हैं। दूसरा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा dx बाई dt या ds बाई dt, एक ही चीज है। एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा टी
V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। dB बाई dt। ये फॉर्मूला एक जगह फॉर्मूला मैंने टॉबुलेट कर दिया।